तो हम पढ़ रहे हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट थ्रू जावा और उसी सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम जावा एंड ऊप के बारे में कुछ और जानकारियाँ लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि किसी भी स्ट्रिंग को जैसे हेलो वर्ल्ड को जावा में कैसे प्रिंट कराया जाता है। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए छोटा भी प्रोग्राम बनाना है तो हमें क्लास की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मेन फंक्शन जैसा C++ दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया जाता है वैसा ही जावा में भी बनाना पड़ता है क्योंकि आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। आज हम सीखेंगे दो अलग अलग फीचर्स, एक तो फॉर लूप का यूज़ जावा में कैसे करते हैं और एक दूसरा टॉपिक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो मुझे उम्मीद है बहुत से लोग फॉर लूप और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पहले से जानते होंगे, तो जो जानते हैं उनके लिए रिवीजन मान लीजिए और जो नहीं जानते हैं उनके लिए समझ लीजिए हम कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ वापस ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर पे, अपने ऑनलाइन कंपाइलर पे, और वहाँ पर सीधे प्रोग्रामिंग के थ्रू ही बात करते हैं। तो अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोग्राम को देख रहे होंगे जिसमें एक मेन क्लास बनी हुई है और ये मेन क्लास एग्जीक्यूटेबल है। एग्जीक्यूटेबल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मेन फंक्शन बना हुआ है। अगर मेन फंक्शन किसी क्लास के अंदर नहीं होता तो वो क्लास भी एग्जीक्यूटेबल नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो मेन फंक्शन होना चाहिए किसी क्लास में, तभी वो क्लास एग्जीक्यूटेबल होगी। अब मेरा प्रश्न ये है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ मेरी स्क्रीन पर ये हेलो वर्ल्ड 4 बार प्रिंट हो, 4 टाइम्स प्रिंट हो। तो आपका एक तो तरीका ये है, आप कह सकते हैं कि भाई इसको 4 बार कॉपी पेस्ट कर दो तो 4 बार प्रिंट हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इसको 4 बार नहीं 64 टाइम्स प्रिंट करो, तो क्या आप ये कॉपी पेस्ट 64 टाइम्स करेंगे? और अगर मैं आपसे कहता हूँ 644 बार 644 टाइम्स करो, तो आप ये काम 644 टाइम्स करेंगे? डेफिनेटली नहीं। ऐसे केसेस में इस काम को एफिशिएंटली करने के लिए हम लूपिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर लूप यूज़ करते हैं। वो ऐसे तो वाइल लूप भी होता है, डू वाइल लूप भी होते हैं, आप समझते हैं, जो सी पढ़े हुए हैं, C++ पढ़े हुए हैं, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लूप, लेकिन यहाँ पर हम फॉर लूप की बात करते हैं अभी। तो फॉर लूप लगाने का तरीका होता है, आप ये फॉर स्टेटमेंट लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, इंट i इक्वल्स टू 0, इंट मतलब इंटीजर, i लेस देन 5 एंड लेट्स से i प्लस प्लस। तो इसका मतलब है ये एक लूप है, फॉर लूप। इसमें i 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, इसकी पहली वैल्यू 0 जा रही है, फिर ये चेक होती है क्या i 5 से कम है, तो बिल्कुल 5 से कम है। अगर 5 से कम है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल आपका इंक्रीमेंटेशन पे जाता है, यानी i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, चेक होती है क्या वो अभी भी 5 से कम है। अगर 5 से कम होती है तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ऐसा तब तक होता रहता है, रिपीट होता रहता है जब तक i की वैल्यू 5 से कम है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लूप कितनी बार चलेगा। जब i की वैल्यू 0 है तब चलेगा, i की वैल्यू 1 है तब चलेगा, 2 है, 3 है और 4 है। तो 0 से लेके i की वैल्यू जब तक 4 तक रहेगी तब तक ये लूप चलेगा, यानी 5 बार ये लूप चलेगा। तो इसे रन करके देखते हैं कि क्या होता है मेरी स्क्रीन पर। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड मेरी स्क्रीन पर प्रिंट हुआ। इसका मतलब 5 टाइम्स ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ होगा। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा एग्जीक्यूट? ड्यू टू फॉर लूप। अच्छा, अगर मान लीजिए एक स्टेटमेंट से ज़्यादा है जो मैं आपकी अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? तो सपोज एक और स्टेटमेंट है मेरे पास, वही system.out.println, लेकिन इस बार मैं हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो इंडिया प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट। और मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड तो 5 बार प्रिंट हुआ है, लेकिन हेलो इंडिया सिर्फ एक बार ही हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस फॉर स्टेटमेंट के बाद, ये जो फॉर लूप आपने लगाया है, इसके बाद ये जो पहला स्टेटमेंट होता है ना, यही सिर्फ फॉर लूप के अंदर आता है। बाद वाला कोई स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर नहीं आता। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स के ऊपर ये फॉर लूप अप्लाई हो, तो उस केस में आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी, एक लेफ्ट पैरेंथेसिस और एक राइट पैरेंथेसिस। हम कहते हैं अब हमने ब्लॉक बना दिया, तो ये जो फॉर लूप है आपका, ये इस पूरे ब्लॉक पर एप्लीकेबल होगा। तो अब हम अगर चेक करते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड हेलो इंडिया, हेलो वर्ल्ड हेलो इंडिया, ऐसा 5 बार हुआ होगा। ठीक, तो याद रखें,
अगर एक ही स्टेटमेंट है आपके फॉर लूप में तो आपको ये पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपको ये ब्लॉक बनाना ज़रूरी है, यानी ये पैरेंथेसिस लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस के अंदर उस ब्लॉक को अपने जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स जिन पर आप फॉर लूप लगाना चाहते हैं, उनको उनके अंदर एंक्लोज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये बात तो क्लियर हुई, फॉर लूप हम लगाना सीख गए। एक और बात, हम यहाँ पर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स भी डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिस्कस किया था, पब्लिक क्लास मेन इसे भी डिस्कस किया, लेकिन मैंने इसको इंटेंशनली छोड़ दिया था। स्ट्रिंग ARGS इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ये जो आपको ऑपरेटर दिख रहा है ना, ये ब्रैकेट्स जो दिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं इन्हें, ये एक एरे को इंडिकेट करते हैं। तो इसका मतलब है ARGS यहाँ पर एक एरे होगा, एंड दैट एरे विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। इसका मतलब इस एरे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, किस टाइप के एलिमेंट रहेंगे? इस एरे के अंदर स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट रहेंगे, यानी इस एरे के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो होगा एक स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये इसका मतलब हुआ। लेकिन इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका यूज क्या है? भाई इसका यूज ये है कि ये क्योंकि फंक्शन में पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है, तो ये कहलाता है पैरामीटर। तो ये आपका पैरामीटर है। तो ये किस काम आता है? इस काम आता है जब हम कमांड लाइन से कोई वैल्यू पास करते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, तो उन आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पर रिसीव किया जाता है इस ARGS एरे के अंदर। अब आप पूछेंगे कमांड लाइन से वैल्यू पास करने का क्या सिग्निफिकेंस है? चलिए पहले हम चलते हैं वापस से अपने अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, और यहाँ पर हम फंक्शंस का सिग्निफिकेंस सीखते हैं, और फिर हम बात करेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत फंक्शन समझते होंगे। मान लीजिए ये एक फंक्शन है इंट सम, इस फंक्शन का नाम है सम, और ये दो पैरामीटर्स लेता है इसके अंदर, इंट x और इंट y, और इसका काम है ये जो दो वैल्यूज़ हैं x और y जो इस फंक्शन को मिली हैं, उनका सम करके रिटर्न करना। तो ये फंक्शन में एक स्टेटमेंट आएगा रिटर्न x प्लस y, और ये फंक्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब इस फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। इस फंक्शन का नाम है सम। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है इंटीजर, इंट। रिटर्न टाइप मतलब ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा? तो ये फंक्शन इंटीजर टाइप की वैल्यूज रिटर्न करेगा। और ये जो आपको दिख रहे हैं पैरेंथेसिस के अंदर x और y, ये कहलाते हैं पैरामीटर्स ऑफ दिस फंक्शन। क्या कहलाते हैं? पैरामीटर्स ऑफ दिस फंक्शन। कुछ लोग या कुछ जगह इन्हें आर्ग्यूमेंट्स भी कह देते हैं, हालांकि पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स कहना ज़्यादा करेक्ट है इन्हें। चलिए, तो ये किस काम में आते हैं आर्ग्यूमेंट्स या ये पैरामीटर्स? ये पैरामीटर्स आपके फंक्शन में इनपुट देने के काम में आते हैं। आप फंक्शन को एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझ लीजिए। ये फंक्शन एक डब्बा होता है, इसमें कुछ इनपुट दिए जाते हैं, और ये फंक्शन उन इनपुट पर कुछ कैलकुलेशंस करता है, और फाइनली ये उसका एक आउटपुट निकाल के दे देता है। तो ऐसे ये फंक्शन हमारे पास है सम। ये x और y इसमें इनपुट आ रहे हैं, दोनों इंटीजर टाइप के, और ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि इन दोनों इंटीजर टाइप की जो वैल्यूज में पास हुई थी एज एन इनपुट, उनका सम ये फंक्शन रिटर्न कर देता है। तो ये x हो गया, ये y हो गया हमारे, ये मान लीजिए सम फंक्शन है, ये x इनपुट हो गया, y इनपुट हो गया, और ये यहाँ से क्या रिटर्न करता है? x प्लस वाई एज एन आउटपुट। तो आपने देखा ये पैरामीटर्स का काम होता है किसी फंक्शन में इनपुट प्रोवाइड करने में। तो ये जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं आपके, इनमें ये जो पैरामीटर्स का काम होता है, ये इनमें इनपुट देने का काम होता है जब ये प्रोग्राम रन कर रहा होता है उस समय। यानी एक एग्जीक्यूटिंग फंक्शन में, एक एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम में अगर आपको इनपुट देने हैं तो आप इन पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें किसी प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले आपको इनपुट प्रोवाइड करना है, तो आप कमांड लाइन का यूज़ करते हैं, या फिर कहिए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं, राइट। अगर इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो मैं कुछ इस तरह का स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा सम, और यहाँ से वैल्यूज़ पास करूँगा 3 और 4, और यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू ले लूँगा, मान लीजिए x या z। मैंने लिखा इंट z इक्वल्स टू सम 3,4। तो हुआ क्या होगा? इस फंक्शन सम में 3 गया होगा x की जगह, और 4 गया होगा यहाँ y की जगह। ठीक, यहाँ से फिर वैल्यू x प्लस वाई यानी 3 प्लस 4 यानी 7 रिटर्न होके कहाँ जाएगी? ये z में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से आप इन फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन ये वाले फंक्शन
में ये जो 3 और 4 वैल्यू आप पास कर रहे हैं, ये तब पास कर रहे हैं जब कोई प्रोग्राम रनिंग है, रनिंग स्टेट में। अगर किसी प्रोग्राम के रन होने से पहले ही आपको वैल्यू पास करनी है तो आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पर वैल्यू प्रोवाइड कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। तो आइए वापस चलते हैं हमारे GDB कंपाइलर की तरफ। तो देखिए, मैं इस प्रोग्राम को वापस से इस पेज को रीलोड कर देता हूं। तो रीलोड करते ही आप देखेंगे कि यहाँ आपको नीचे लिखा मिलेगा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, यानी ये वो जगह है जहाँ से मैं कोई वैल्यू पास कर सकता हूँ, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने ये 5 फॉर एग्जांपल पास किया। तो ये 5 कहाँ जाता है? ये 5 जाके स्टोर हो जाता है आपके ARGS एरे में। ARGS में कहाँ स्टोर हो जाता है? ARGS के 0th एलिमेंट में, यानी फर्स्ट प्लेस में। तो अगर मुझे उसे कॉल करके देखना है उस वैल्यू को, तो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट राइट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक प्लस लगाऊंगा और प्लस के बाद यहाँ ARGS 0 लिख देता हूँ। यानी ARGS क्या है? एक एरे है। तो एरे का 0th एलिमेंट मैं यहाँ कॉल करता हूँ और देखता हूँ कि ये जो 5 मैंने यहाँ से पास किया है, ये मैं से यहाँ पर रिसीव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं रन करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, कंसोल पर दिखेगा हेलो वर्ल्ड एंड 5। अब आप पूछेंगे मैंने 5 जोड़ा है, 5 तो एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है, और ये प्लस का क्या मतलब हुआ? देखिए, प्लस यहाँ पर एक कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर है, ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटेनेट करने के काम आ रहा है। तो हेलो वर्ल्ड भी एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई है, और आपने देखा था ARGS एक ऐसा एरे है जो कि स्ट्रिंग को स्टोर करके रखता है। तो ARGS 0 यानी उसके 0th प्लेस पर क्या वैल्यू होगी? जो भी वैल्यू होगी वो एक स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पर 5 भी एक स्ट्रिंग ही है। तो इसमें प्लस जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब है दिस हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग इज कॉन्केटेनेटेड विद स्ट्रिंग 5, राइट। अच्छा, चलिए एक दूसरा प्रोग्राम करके भी देखते हैं। यहाँ से अगर मुझे सपोज इस लूप को, इसको ARGS 0 यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब सपोज मुझे ये प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड अपनी स्क्रीन पर उतनी बार प्रिंट करना है जितनी वैल्यू आपने कमांड लाइन से पास करी है। तो हम सब जानते हैं कमांड लाइन पर हमने अभी ऑलरेडी 5 पास कर रखी थी। तो सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ i इक्वल्स टू 0, i लेस देन ARGS 0, क्योंकि हम जानते हैं ARGS 0 के थ्रू ही हम एक्सेस कर पाते थे कमांड लाइन की वैल्यू को। और अगर इस प्रोग्राम को हम चलाएंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हम हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स प्रिंट कर पाएंगे, यानी उतनी बारी प्रिंट कर पाएंगे जितनी वैल्यू हमने कमांड लाइन से दी है। तो ये लिखा है फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन ARGS 0, ARGS 0 मतलब 5, इट विल रिजॉल्व एज 5, राइट। और फिर ये system.out.println हेलो वर्ल्ड, ये स्टेटमेंट 5 बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखते हैं ऐसे करके क्या होता है। एंड यू विल नोटिस देयर इज एन एरर। नाउ अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं, एरर क्यों आ रही है। देखिए, ARGS 0 हमने देखा था, ये एक एरे ऑफ स्ट्रिंग था, यानी इसके अंदर जो 5 था वो एक नंबर नहीं था, वो एक स्ट्रिंग था। लेकिन ये फॉर लूप के अंदर तो हमें नंबर चाहिए ना, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, यानी 0 तब तक बढ़ता जाए जब तक ये i की वैल्यू 5 ना हो जाए, i के अंदर इंक्रीमेंट होता जाए जब तक i की वैल्यू 5 ना हो जाए। तो ये इंक्रीमेंट वगैरह तो सिर्फ नंबर पर ही हो सकते हैं, लेकिन ARGS 0 क्या है? ये तो एक स्ट्रिंग है। तो इस प्रोग्राम को सही चलाने के लिए, ठीक से चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस स्ट्रिंग 5 को एक नंबर 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप का टाइम्स, और यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करता हूँ इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ARGS 0। अब ये पार्स इंट जो फंक्शन है ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये 5 एज ए स्ट्रिंग था, 5 एज ए स्ट्रिंग को 5 एज एन इंटीजर कन्वर्ट कर देगा। तो 5 हमारा इंटीजर बन जाएगा और वो टाइम्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब आप पूछेंगे ये क्या है इंटीजर? ये भाई क्लास का नाम है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर किसी फंक्शन को स्टैटिक बनाते हैं तो हम उसे क्लास के नाम से कॉल करते हैं। तो यहाँ पर पार्सेंट एक्चुअली एक स्टैटिक फंक्शन होगा, इसीलिए मैंने जिस क्लास के अंदर ये फंक्शन बना हुआ है उस क्लास का नाम है इंटीजर, तो उसके थ्रू मैंने इसे कॉल किया। ये कहलाती है रैपर क्लासेस। कभी डिटेल में इनको बाद में पढ़ेंगे। अभी तो आप ये मान लीजिए अगर किसी स्ट्रिंग दैट इज स्टोर्ड एज ए नंबर दैट इज स्टोर्ड एज ए स्ट्रिंग, उसे एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप इस क्लास इंटीजर का यूज़ करते हैं और साथ में पार्सेंट मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या चेंज आएगा, इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन टाइम्स। अब आप देखेंगे कि ये हेलो वर्ल्ड उतनी बारी प्रिंट होगा जितना मैंने कमांड लाइन से वैल्यू पास करी है। तो नाउ हेलो वर्ल्ड शुड बी प्रिंटेड 5 टाइम्स ऑन माई स्क्रीन। तो आपने देखा कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का कैसे आप इफेक्टिवली अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं।
तो इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।